Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma। ये पर्टिकुलर सीरीज है क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 2024 इस साल के अंतर्गत जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं जो ऑफलाइन फॉर्मेट में है जिनके क्वेश्चंस मिले हैं मुझे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर एग्रीगेट किया है और सब्जेक्ट वाइज उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सेपरेट आउट करके उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज को मैं लेकर आया हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे तो बात करेंगे पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी, ये है उसका पार्ट 1। और ये एग्ज़ाम्स जो मैं बात करूँ बेसिकली हम जुलाई में ये बेसिकली फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है। तो जनवरी से लेकर जनवरी टू 21 जुलाई तक के बीच में अभी तक के जो क्वेश्चंस हुए बट इन कंटिन्यूएशन जो भी आपके एग्जाम्स होते रहेंगे उन सबको भी हम बीच बीच में ऐड करते रहेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जनवरी टू 21 जुलाई तक के बीच के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके अपकमिंग ईयर्स में या अपकमिंग मंथ में जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। तो देखिए सबसे ये क्वेश्चन जनवरी के टाइम पर आया था, ठीक है। जनवरी के ड्यूरेशन में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में 2-3 एग्जाम्स हुए थे। तो वहाँ पर वो 2-3 एग्जाम्स के अंदर ये कंटिन्यूएशन में रिपीट क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। एक तो यूपी के अंदर आया था, एग्जाम हुआ था यूपी में, और कर्नाटक के स्टेट एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन डायरेक्टली। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इनेक्टमेंट ऑफ बजट इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। बजट अधिनियम के दौरान जो स्टेजेस हैं उनके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जैसे बजट। तो ये जो वर्ड है बजट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मैंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बजट वर्ड जो है वो मैंशन नहीं है। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैंशनड है। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 112। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ध्यान रखनी है आपको, पहली बात। देन अगर जो हम बात करें यहाँ पर स्टेप्स की, ये स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है, यहाँ पर देखिए कोई भी बजट जब पेश होता है तो वहाँ पर 6 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे 6 स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो उन 6 स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज होता है, ये होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, कुछ चीज़ों को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा बट बोल रहा हूँ तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है इसके बाद, प्रेजेंटेशन करने के बाद जनरल डिस्कशन, ठीक है, जनरल डिस्कशन होता है उस बजट के ऊपर। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर स्क्रूटनाइजेशन, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी करनी है, मतलब उनकी जांच करनी है, जो बजट दिया गया है उसकी जांच होगी, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप होता है यहाँ पर हमारा वोटिंग, वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स, कितना पैसा मांगा गया है, कितने विभाग से, किस विभाग से, उस चीज़ों पर क्या होता है यहाँ पर वोटिंग करी जाती है, ठीक है। एंड फिफ्थ स्टेज आती है आपकी यहाँ पर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन बिल को यहाँ पर पास किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेज आता है यहाँ पर पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, एफ बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। फाइनेंशियल बिल को यहाँ पर पास किया जाता है। तो ये 6 चरण हैं, इसी क्रोनोलॉजी में ये चीज़ें रहती हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ टू लेजिस्लेचर, भाई विधानसभा या लोकसभा कहीं भी प्रेजेंट किया जा रहा है तो सबसे पहले होगा प्रेजेंटेशन, फिफ्थ। देन इसके बाद आता है जनरल डिस्कशन, तो देखिए जनरल डिस्कशन आ जाएगा सेकेंड पॉइंट पे। थर्ड है आपका स्क्रूटनी, तो देखिए यहाँ पे स्क्रूटनी वाला पॉइंट नहीं है तो कोई इशू नहीं, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, वोटिंग। देन फोर्थ पॉइंट पे आ जाएगा, थर्ड पे वोटिंग आ जाएगी, फोर्थ पे आ जाएगा अप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल, एंड द लास्ट फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर, आई होप सो सबको ये चीज़ें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द लोकसभा सीट्स वर टू बी रेज्ड फ्रॉम 225 से 245 तक की जो सीट्स हैं इनकी संख्या कब बढ़ी थी, किस अमेंडमेंट के तहत बढ़ी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। इसका आंसर है 31st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये कब आता है, ये आता है 1972 के दौरान, ठीक है। 1972 में ये अमेंडमेंट आता है। और देखिए यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है उनकी संख्या तो क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, बट साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी की जो सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स, वो पहले हुआ करती थी। देखिए 1972 से पहले
ये यूनियन टेरिटरी की जो सीट्स थी ये थी 25, इसको रिड्यूस कर दिया गया है, कितनी, ये हो गई है अब 20। ठीक है, तो ये लोकसभा की सीट्स तो बढ़ा दी गई, बट जो यूनियन टेरिटरी है उनकी सीट्स को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर कम कर दिया गया है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत, 31st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट दिए गए हैं, तो हम इन अमेंडमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट या की वर्ड्स को या की पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब होता है, 1976 के अंतर्गत होता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके तहत क्या होता है, इस अमेंडमेंट के तहत कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रीएम्बल के अंदर अमेंडमेंट होती है। पहली अमेंडमेंट हुई है अभी तक, तो वो प्रीएम्बल के अंदर हुई है। उसके अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड, ये 3 चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। इसके साथ साथ क्या होता है, 7th शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल था, इसके अंदर एडिशन मतलब अमेंडमेंट की जाती है। और यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 विषय जो कि स्टेट लिस्ट के होते हैं, उनको उठाकर कहाँ डाल दिया जाता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं जिनको स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से आता है सबसे पहले एक तो एजुकेशन, दूसरा है फॉरेस्ट, ठीक है, थर्ड इज वेट एंड मेजर्स, एंड फिर हम बात करें यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन इन जस्टिस, एडमिन इन जस्टिस। ठीक है, तो ये 5 ऐसे टॉपिक्स थे जो पहले स्टेट सब्जेक्ट थे, अब इनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 7th शेड्यूल। इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ और होती है इंपॉर्टेंट, जो होता है आर्टिकल 51A। ये क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये क्या है 51A, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 10 ऐड करी गई हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। यहाँ पर किसकी ये भी कई बार पूछा जाता है किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, एसएस कमेटी, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसे रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और होती है इंपॉर्टेंट, वो है आपकी सॉरी इसे क्या लिखूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास होता है, उस बिल के तहत क्या किया जाता है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो थोड़ी सी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिड्यूस कर दी जाती है। प्रेसिडेंट की पावर क्या कर दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। और ये बन जाता है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट अगर जो कोई निर्णय लेते हैं तो ये बाउंडेशन बन जाती है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो जो कैबिनेट है, जो गवर्नमेंट है चुनी हुई, उससे वो सलाह ज़रूर लेंगे, उनकी एडवाइस ज़रूर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर करी जाती है। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें तो 42nd अमेंडमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड होती है, मतलब एडिशन होता है यहाँ पर डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें हम कहते हैं। इसके अंदर 4 आर्टिकल्स को ऐड किया जाता है। एक है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या है, ये बात करता है हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रंस, जो बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है, हेल्थ से रिलेटेड है ये। आर्टिकल 39 ऐड होता है। इसके साथ साथ 39A ऐड होता है जो कि है फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड्स के बारे में बात करता है यहाँ पर। नाउ 43A ये आपका बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो कि इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में है, उनके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, बेसिकली यूनियन का फॉर्मेशन, उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है 43A। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ना 48A, ये आपका क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की सेफ गार्ड और वाइल्ड लाइफ के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो एक चीज़ ऐड करी गई है वो 48A के तहत कही गई है। तो डीपीएसपी के अंदर ये 4 चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान की गई थी। बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे यहाँ पर। नाउ हम बात करें यहाँ पर, अगला 56 अमेंडमेंट है। ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया था। सो 56 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये बेसिकली कब होता है, 1987 में होता है 56 अमेंडमेंट। इसके द्वारा जो गोवा है आपका, गोवा, ठीक है, इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल जाता है और ये 25वां राज्य बनता है देश का। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और साथ साथ गोवा एक राज्य बनता है, साथ साथ एक न्यू यूटी बनती है, यूनियन टेरिटरी। वो कौन सी है आपकी, दमन एंड दीव, ये एक यूनियन टेरिटरी आपकी जनरेट होती है। 35th अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं, ये आपका होता है 1974 के अंतर्गत। और इस अमेंडमेंट के द्वारा जो सिक्किम एक स्टेट है आपका, सिक्किम स्टेट नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है बेसिकली, ऑलमोस्ट कहा जाए तो उस स्टेट को, यूनियन टेरिटरी था, इसको भी एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है इन 19, मतलब अमेंडमेंट तो ये हुआ, बट
जो स्टेटहुड का दर्जा एक ऑफिशियली मिलता है वो मिलता है 1975 को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि थी इन अमेंडमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर है क्योंकि जम्बल्ड है। सो क्वेश्चन है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो प्राइमरीली हेल्प करता है किन चीज़ों के अंदर मुख्यतः। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आता है। ठीक है, ये बेसिकली हेल्प करता है इंफॉर्मेशन। देखिए कोई भी, जैसे आपको पता है कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट में आपको ये पता करना है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितने 5 सालों में भरी गई हैं, कितनी वैकेंट हैं या कितनी आएंगी, मतलब इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है, या गवर्नमेंट से आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो डिपार्टमेंट रिलेटेड, है ना, तो वो चीज़ें आप थ्रू RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा ले सकते हो। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसी से आप लोगे और उससे क्या होता है कि जो फंक्शन है गवर्नमेंट का या एजेंसीज का वो प्रॉपर चलता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए या रहने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका मेन कॉज क्या है, तो ये है ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पारदर्शी प्रशासन। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं और कौन सा आर्टिकल आपका बात करता है सुएबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। सुएबिलिटी बेसिकली इसको एक टर्म से यूज किया जाता है, टर्म भी यूज आपने पढ़ा होगा, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ठीक है, उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं, लोअर से 100 नंबर आर्टिकल, ये आपका बात करता है किसके बारे में, इक्वलिटी ऑफ वोट्स। देखिए जब संसद हो या फिर आपकी विधानसभा हो, है ना, तो वहाँ पर जब किसी भी मैटर पर वोटिंग होनी होती है ना, तो सपोज 50-50 कंडीशन आ जाती है, जब 50-50, तो उस कंडीशन, जब टाई ब्रेकिंग कंडीशन हो जाती है तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एक डिसाइसिव वोट होता है किसका, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन सा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा या फिर विधानसभा का अध्यक्ष होगा या राज्यसभा का अध्यक्ष होंगे, तो जो भी व्यक्ति है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो क्या करता है, अपना कास्टिंग वोट करता है यहाँ पर, कास्टिंग वोट। ठीक है, तो भाई जो एक व्यक्ति बचा हुआ है जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो जब वोट करेगा तो वो इधर की तरफ करेगा तो इधर वाली पार्टी जीत जाएगी, इधर करेगा तो इधर जीत जाएगी। तो मतलब वो बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। ये चीज़ें आपको मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 100 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है, ये बेसिकली आउटलाइन प्रोसेस है। ठीक है, जो बिल स्टेट लेजिस्लेचर या लोकसभा, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें अगर यहाँ पर, तो स्टेट लेजिस्लेचर से अगर जो कोई बिल पास होता है और पास होके वो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, गवर्नर के पास। ठीक है, किस लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए या एसेंट के लिए। एसेंट करें या उसको विलहोल्ड कर दें या रिटर्न कर दें वो अलग इशू है, बट ये जो पास होने के बाद जो गवर्नर तक जाएगा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में जो मेंशन्ड है वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत मेंशन्ड है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में यहाँ पर बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, इन लोकसभा के अंदर जो सीट्स का रिजर्वेशन है, स्पेशली किस कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, इन दो कैटेगरीज की सीट्स का रिजर्वेशन के लिए बात करता है आर्टिकल नंबर 330। तो सूट्स एंड प्रोसीजर के लिए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन बनता है, आर्टिकल नंबर 300। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द UT, है ना। आर्टिकल 240, इसमें से कहा गया है कि इनमें से कौन सा वो पेयर है जो सही नहीं मैच है प्रेसिडेंट पावर के बारे में। देखिए आर्टिकल 240 जो है वो क्या है, ये अब जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, है ना, प्रेसिडेंट साहब, तो उनकी पावर्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है और स्पेशली उस पावर के बारे में जो वो UT, जो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो उनकी अधिकार हैं उसके बारे में मेंशन्ड है आर्टिकल 240 के अंतर्गत। ठीक है, तो 240 के अंतर्गत आपके आर्टिकल 241 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, ठीक, ये जो है आपका बात करता है किसके बारे में, दिस टॉक्स अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बी आपका बात करता है लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप। सी है आपका बात करता है दादर एंड नागर हवेली। डी है आपका दैट इज दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। एंड ई आता है आपका यहाँ पर पुडुचेरी के लिए, पुडुचेरी, पौंडीचेरी, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो इनकरेक्ट है। देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 241C पुडुचेरी, दिस इज रिलेटेड विद द ई नॉट विद द सी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेटेड न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस जो इंडिया में है बना है उसका नाम क्या है, वो है बेसिकली सेंट्रल विस्टा। ठीक है, उसका नाम है सेंट्रल विस्टा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो बिल्डिंग है या ब्लॉक बनाया गया है, इसको डिज़ाइन करने वाले जो आर्किटेक्चर है, ये भी कभी पूछा जा सकता है आर्किटेक्ट, उनका नाम है बिमल पटेल, बिमल पटेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर पूछा गया इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो इसको इनॉग्रेट किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और कब किया था इसे, तो ये डेट की अगर जो मैं बात करूँ, डेट वैसे पूछी नहीं जाएगी, बट हाँ ईयर पूछा जा सकता है मे बी कभी, 28 मई 2023 को। ठीक है, 28 मई 2023 को ये इनका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पता ही है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 15th नंबर की, है ना। होम मिनिस्टर आपको पता है अमित शाह जी हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन या एक न्यूज़ रिसेंटली रही है न्यूज़ के अंदर, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके बाद से, कि जो अभी के एट प्रेजेंट जो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो कौन है, उनका नाम है ओम बिरला, ओम बिरला। ठीक है, और ये सांसद कहाँ से हैं, कोटा, कोटा राजस्थान। ठीक है, वहाँ से ये क्या है, एमपी है। तो ये सेकेंड टाइम लोकसभा के स्पीकर बने हैं। बट क्वेश्चन ये है कि इनसे पहले कोई और भी व्यक्ति था जो सेकेंड टाइम लोकसभा का स्पीकर बना हो, है ना। देखिए इनका टाइम की बात करें तो 2014 से लेके 19 तक रहे, और फिर 2014 से नहीं, 2019 ये 2019 से 2024 तक रहे, और 2024 में अब ये बने हैं, यहाँ पर मीटिंग 2024 से लेके अब ये जो 2029 तक का है, तो बेसिकली लगभग इसी टर्म तक रहेंगे, अगर जो बीच में कभी इस्तीफा वगैरह ना दे दें तो। ठीक है, तो ये 2 टर्म इनका ये हो गया। इनसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलराम जाखड़, बलराम जाखड़। ठीक है, बलराम जाखड़, ये जो व्यक्ति थे ये 2 टाइम्स क्या रह चुके हैं, बलराम जाखड़। ठीक है, तो ये 2 बार आपके लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कब, 7th लोकसभा और 8th लोकसभा के दौरान। और ये कब थी, ये थी 1980। ठीक है, 80 में हुए थे और फिर ये 84 तक चले थे, और उसके बाद 84 से लेके 89 तक में ये चले थे। मतलब ये 2 टर्म इन्होंने भी किए हैं, और ये 2 टर्म के लिए 2 लोग अभी चयनित हुए। मतलब ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, बलराम जाखड़ और ओम बिरला। ठीक है, तो मे भी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अंडर विच वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट पीरियड के लिए कब तक प्रेसिडेंट साहब अपना बिल संभाल के रख सकते हैं, संभाल के मतलब रख सकते हैं, वो है आपका पॉकेट वीटो। ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए पॉकेट वीटो के अंदर रखा जा सकता है बिल को। ठीक है, जब तक वो चाहे। इसके बारे में मेंशन्ड है इन द अंडर आर्टिकल 111। बेसिकली वीटो पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वीटो पावर्स बेसिकली वीटो पावर्स के बारे में मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 111 के अंतर्गत। इसमें 3 टाइप के वीटोज होते हैं। एक होता है सस्पेंसिव, लिखा हुआ है ना। तो सस्पेंसिव में मतलब ये हो गया कि जो भी बिल है वो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, फिर वो कहाँ गया है, वो गया है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उस बिल को क्या करेंगे, पार्लियामेंट को वापस भेज देंगे। भाई कुछ कंसिडरेशन अपने लगा सकते हैं, या विदाउट कंसिडरेशन, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं, या प्रॉपर ही बिना मतलब पूरा ही वापस भेज सकते हैं, दोबारा से बना के लाओ, मतलब समथिंग इस टाइप का चीज़ें होती हैं। दैट इज सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो जो है, इसके अंदर क्या होता है, मतलब अपने पास बिल आ जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, वो क्या करेंगे, उस बिल को अपने पास रख लेंगे। ठीक है, और बिल पे साइन नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए। ठीक है, पॉकेट वीटो मतलब रख लिया भैया, उसके बाद भूल जाओ, हमारी मर्जी हम कब निकालें, ये वाला सीन है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल टर्म्स है, नॉट टू मच डिफिकल्ट वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि रिलेटेड है पावर ऑफ द गवर्नर से। गवर्नर्स की पावर के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर विल बी अपॉइंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल
जो विधान परिषद होगी उसके अंदर गवर्नर के द्वारा 1/6 मेंबर आपकी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपके लिए काम है ना, आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बताना है कि देश के अंदर कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, और उन सबके नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। ये आपके लिए काम है पहली बात तो। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो 1/6 बिल्कुल करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट है ना, तो पहली तो स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। इसको जरा यहाँ से लिखते हैं, ओके। इनकरेक्ट पूछा गया है तो पहली तो आपकी करेक्ट है। ठीक है, अब 1/6 वो लोग जो है वो कहाँ से आते हैं, ये डिफरेंट फील्ड से होते हैं जिनको डिफरेंट नॉलेज होगी। स्पेशली हम बात करें लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, या कोऑपरेटिव मूवमेंट्स या सोशल सर्विसेज के फील्ड में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया से 1/6 मेंबर्स को गवर्नर साहब जो है वो अपॉइंट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है वो गवर्नर के द्वारा ही करी जाती है। एडवोकेट जनरल कौन है, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा लॉयर होता है जो हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नर अपॉइंट द हाई कोर्ट जज। नहीं, देखिए गवर्नर नहीं, किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, स्पेशली नॉर्मल जज, मतलब जो नॉर्मल जजेस होते हैं या चीफ जस्टिस होते हैं, इन सब की नियुक्ति जो है अपॉइंटमेंट वो प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि गवर्नर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, क्योंकि स्टेट का मैटर है तो डेफिनेटली गवर्नर का ही रोल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंट की पावर है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की, ये लिखी गई है अंडर आर्टिकल 217 के क्लॉज 1 के अंतर्गत ये सारी पावर्स के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ओके, राज्य मन्नार कमेटी। राज्य मन्नार कमेटी वॉज सेटअप टू एग्जामाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। देखिए राज्य मन्नार कमेटी जो है इसका गठन किया जाता है 1969 को, और उस टाइम की जो तमिलनाडु स्टेट की जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली डीएमके गवर्नमेंट तमिलनाडु की जो थी इस पार्टी की, ठीक है, उन्होंने पीवी राज मन्नार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था जो कि चेक करती थी, बेसिकली एग्जामाइन करेगी सेंटर स्टेट रिलेशन के स्टेटस को। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपका मिल गया ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन 3 तमिलनाडु। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन की बात करें, जब कमेटी है तो कोई ना कोई तो रिकमेंडेशन दी होगी इन्होंने। तो इस कमेटी ने ये कहा कि इमीडिएटली इंटर स्टेट काउंसिल्स का गठन किया जाए, तुरंत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन तुरंत किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहा गया कि कोई भी मैटर जो बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंस का है, कोई भी डिसीजन, बेसिकली नो डिसीजन, कोई भी डिसीजन नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर जो है, कोई भी मैटर अगर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसको राज्यों की बिना सहमति के या बिना उनसे विचार विमर्श किए, या फिर जो इंटरस्टेट काउंसिल है, देखिए इन्होंने इस कमेटी ने क्या कहा, सबसे पहले तो भैया सबसे पहले इंटरस्टेट काउंसिल बना लो आप। इंटरस्टेट काउंसिल बनने के बाद फिर एक और रिकमेंडेशन दी साथ में कि ऐसा कोई भी मैटर जो राष्ट्रीय हित से संबंधित है उसमें इंटर स्टेट काउंसिल या फिर जो सरकार है, अगर जो काउंसिल नहीं बनी है तो ये जो गवर्नमेंट है उसकी बिना अनुमति या बिना सलाह मशवरा लिए उस मैटर पर कोई डिसीजन ना ले। कौन, केंद्र सरकार, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। बट बेसिकली ये जो अमेंडमेंट थी, सॉरी नॉट अमेंडमेंट, बेसिकली जो रिकमेंडेशंस थी, इसको क्या किया गया, इग्नोर कर दिया गया। मतलब बेसिकली ये इग्नोर कर दिया गया इन सारी रिकमेंडेशंस को जो कि मन्नार साहब ने दी थी, किसके द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी या फिर बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इस कमेटी के बारे में। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, केरल है, केरल के जो सीएम हैं वो कौन है, पिनाराई विजयन, आपको नाम ही पता है, पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन। ठीक है, कर्नाटक के जो हैं वो सिद्धारमैया जी हैं सीएम, एंड उड़ीसा के अभी नए नए इलेक्शन हुए हैं, अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के साथ में। तो यहाँ के जो नए सीएम बने हैं वो नाम है मोहन चरण माझी। ठीक है, मोहन चरण माझी, ठीक है, एमसी माझी बेसिकली इस नाम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ओके, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम्स आर। ठीक है, भारत के जो फेडरल फीचर्स हैं उसके बारे में बात करें। देखो फेडरल फीचर एक बेसिकली लिस्टिंग है, उसको आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे इसमें आता है आपका
डुअल गवर्नमेंट, सॉरी इसको रब करते हैं, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर का डिवीजन रहेगा आपका बिटवीन वेरियस लेवल मतलब स्टेट सेंटर के बीच में डिवीजन, या डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, पंचायतों के बीच में, इस तरीके के डिवीजन ऑफ पावर्स आपको देखने को मिलेंगी। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका इसका हिस्सा है। बाइक कैमरलिज्म, द्वै संसदीय व्यवस्था, ये भी इसका हिस्सा है फेडरल स्ट्रक्चर का। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, सुप्रीम है, ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो देखिए, पावर, डिवीजन ऑफ पावर रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी इसका हिस्सा है, ये भी रहेगा। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका हिस्सा यहाँ रहेगा। तो वो ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द CAG। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो CAG के लिए जो आर्टिकल एक है, वो आर्टिकल है 148। 148 आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक CAG होगा। और CAG क्या करेगा, इसका मुख्य काम है कि जो भारत सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ को, सॉरी नॉट एम्प्लॉयज़, बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, या जो राज्य हैं उनको जो फंड दिया है ना, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, उस को ऑडिट करने का काम क्या है, करती है। बेसिकली यहाँ पर ऑडिटिंग का काम जो है वो CAG करती है, ठीक है। ये एक तरीके से आप इसको सिंपल एग्जांपल में ऐसे समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने अगर जो आपको 100 रुपये दिए हैं, देन सुबह मॉर्निंग में है ना, आपने 100 रुपये मांगे, देन आपको 100 रुपये मिल गए, ओके। आपने कुछ काम बताया कि बुक्स लानी है, पेन लाना है, या कुछ भी है व्हाटएवर वर्क्स के लिए। देन इन द इवनिंग आपके पेरेंट्स, फादर या मदर जो भी हैं, वो क्या कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि भैया ये जो 100 रुपये आपको दिए थे वो कहाँ कहाँ खर्च किया, हमको ज़रा हिसाब बताना। तो आप बताओगे कि भाई 10 रुपये यहाँ खर्च हुए, 10 रुपये यहाँ हुए, 50 रुपये यहाँ हुए, 5 रुपये बचे हैं, है ना। तो इस तरीके से जब आप भाई चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वही वाला काम यहाँ पर CAG करती है, ठीक है। खर्चों को ऑडिट करने का काम करती है CAG। अब आर्टिकल हो गया 148, इसके बारे में बात करता है। एक है आर्टिकल 149, ये क्या है, पावर्स एंड ड्यूटीज़ जो CAG हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर जो करंट में भारत सरकार के अंतर्गत CAG कौन है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये है CAG एट प्रेजेंट, ठीक है, जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 149 नंबर आर्टिकल जो ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में बात करता है। एक आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 151 आर्टिकल, ये ऑडिट रिपोर्ट, जो ये ऑडिट करेंगे ना CAG, उसकी रिपोर्ट किस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी, कहाँ प्रेजेंट की जाएगी, उन सब चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 151 के अंतर्गत। अब आते हैं क्वेश्चन पर, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पहला तो करेक्ट है, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है। दूसरा है, इनका जो कार्यकाल है वो 6 साल तक का होता है मैक्सिमम, और 65 साल जो भी इनमें से पहले आ जाए, ठीक है। अब कैसे आएगी इस चीज़ को, कई बार कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। मान लीजिए, देखिए, किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है 50 साल की उम्र में, तो वो 6 साल मतलब 51 में, मान लीजिए राउंड फिगर में चलेंगे हम, 51 ईयर का एज है, तो वो 56 ईयर्स तक का जब कंप्लीट करेगा तब वो रिटायर हो जाएगा उस पर्टिकुलर पोस्ट से, ठीक है। तो ये हो गया 6 ईयर्स। अब 65 ईयर का क्राइटेरिया क्या होता है, किसी व्यक्ति की अगर जो नियुक्ति 62 ईयर्स की एज में होती है CAG के पद पर, या डिफरेंट पोस्ट जहाँ पर ये क्राइटेरिया लगता है, 6 ईयर और 5 ईयर और 62 ईयर्स या 65 ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया जहाँ पर भी फिट होता है, वहाँ की बात करें तो 62 ईयर्स में उसकी अपॉइंटमेंट होती है। तो वो कहाँ तक रहेगा, 65 तक का साल का जब तक होगा तब तक, मतलब बेसिकली यहाँ पर वो कितने साल सर्व किया उसने, 4 साल सर्व करता है, वो 6 साल नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ पहले अटेन हो जाए वो चीज़, ठीक है। ही हैज़ टू राइट, इनको वो अधिकार है कि वो राज्यसभा में वोट कर सकते हैं। देखिए, वोट नहीं कर सकते, ये मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, बट ही कांट वोट नहीं कर सकते बेसिकली यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। और इनका जो दर्जा होता है बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कैबिनेट रैंक जो मंत्री की होती है, कैबिनेट रैंक की मंत्रियों की जो इक्विवेलेंट इनकी पोस्टिंग होती है। और इनका जो सैलरी और इनके जो खर्चे भत्ते वगैरह या पेंशन वगैरह सब चीज़ें वो कहाँ से आती है, वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो 4th पॉइंट भी आपका क्या है, करेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। सो ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था, मतलब फर्स्ट पार्ट था इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इतने ही क्वेश्चन करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा इसको। ये पॉलिटी का था हमारा फर्स्ट पार्ट,
ठीक है, जो कि सीरीज हमारी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024, ठीक है। तो 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली में ये वीडियो है, जिसमें हमने कुछ 10-12 क्वेश्चन के अराउंड हमने क्वेश्चन को कवर किया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और बाकी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनको थोड़ा सा लेंदी कर दूंगा, लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर्स के बीच की ड्यूरेशन रहेगी, ताकि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमारे फास्ट कवर हो सके, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जो वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।